मिला टाइम्स में खुशामदीद। अमेरिका लगातार भारत का मजाक उड़ा रहा है, भारत के खिलाफ फैसले कर रहा है, भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है, दुनिया भर में भारत की इमेज को ख़राब कर रहा है और दूसरी तरफ भारत की तरफ से अमेरिका को कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब ताज़ा बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये आया है कि चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 50% टैरिफ पहले ही अमेरिका ने भारत के खिलाफ लगा रखा है और उसका नुकसान यह है कि भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपये की जो कीमत है लगातार गिरती जा रही है। 88 पार हो चुका है और कुछ ही दिनों में 90 पार हो जाएगा भारत का रुपया, यानी ये वैल्यू हो चुकी है इंडियन करेंसी की। 50% टैरिफ की वजह से भारत की जो कंपनियां हैं अब उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, उनका सामान अमेरिका नहीं जा रहा है। अमेरिका में भारतीय कंपनियों के सामानों की अब बिक्री नहीं हो रही है और इस मौका पर लगातार देश के अपोजिशन रहनुमाओं ने, देश की आवाम ने मुतालबा किया कि भारत को भी अमेरिका को जवाब देना चाहिए, भारत को भी अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन न तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका को कोई जवाब दिया, न ट्रंप के बड़बोलेपन पर कुछ रिएक्शन दिया गया और न अब दिया जा रहा है जब लगातार इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और कम से कम जब इस तरह का मामला होता है और कोई देश बहुत बड़ा है, जैसे अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, और इंडिया को यह लगता है कि अगर इंडिया ने भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया, पाबंदी लगा दी, जिस तरह चीन अमेरिका को तुर्की बतुर्की जवाब देता है कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया तो उससे दोगुना चीन ने अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, तो इस तरह इंडिया ने नहीं किया। चलो इंडिया ने नहीं किया क्योंकि इंडिया को लगता है कि अमेरिका से ताल्लुक ज़्यादा ख़राब करना अच्छा नहीं है, लेकिन सबक सिखाना भी तो अच्छा है। अगर अमेरिका को सबक नहीं सिखा सकते, अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते, तो कम से कम उस मुल्क के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उस मुल्क को सबक सिखाना चाहिए, उस मुल्क से अपने रिश्ते को ख़त्म कर लेना चाहिए जिस मुल्क के साथ ये सब करने की वजह से अमेरिका को तकलीफ होगी, अमेरिका का नुकसान होगा, अमेरिका की साख दाव पर लग जाएगी। लेकिन भारत तो उल्टा ही कर रहा है। और ऐसा मुल्क कौन सा है दुनिया में जो अमेरिका का सबसे करीबी है? वो देश है इसराइल। इसराइल पर अगर कोई पाबंदी लगती है, इसराइल से किसी का माहदा टूट जाता है, या इसराइल के ख़िलाफ़ कोई मुल्क वोट करता है, या इसराइल पर कोई हमला होता है, तो सबसे ज़्यादा दर्द अमेरिका को होता है। अमेरिका उसको अपने ख़िलाफ़ मानता है क्योंकि इसराइल एक तरह से अमेरिका का ही एक पार्ट है, अमेरिका की एक छावनी है जिसको मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके अमेरिका ने बसा रखा है। अब अगर इंडिया डायरेक्ट अमेरिका को जवाब नहीं दे सकता तो इजराइल को जवाब तो दे सकता था, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि इंडिया और भारत का माहदा हो रहा है और यह माहदा और एग्रीमेंट ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसराइल से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है या इसराइल पर उन देशों ने पाबंदियां लगा दी है। जैसे तुर्की ने इसराइल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है, स्पेन ने पाबंदी लगा दी है, फ्रांस ने हथियारों की सप्लाई को रोक दिया है, इटली ने हथियारों की सप्लाई को कम कर दिया है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने समंदर से इसराइली जहाज़ों को गुजरने से मना कर दिया है। यूएई ने भी अब कई तरह का सेक्शन लगाने का ऐलान किया है इसराइल पर, और इसराइल की इकोनॉमी को क्राइसिस का सामना है, मुश्किल का सामना है। और ये अच्छा मौका था इंडिया के लिए कि वो अमेरिका को सबक सिखाता इसराइल के खिलाफ एक्शन लेकर के। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ इंडिया ने एक ऐसा माहदा किया जिसको इजराइल में ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि इंडिया का इजराइल के साथ ये जो माहदा हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये इजराइल के लिए ग्रोथ इंजन का काम करेगा। एक ऐसे वक्त में जब इजराइल की इकोनॉमी डाउन हो रही है, दुनिया ने पाबंदियां लगा दी है, इसकी वजह से इजराइल में मईशत अब बेहतर होगी क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इजराइल में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है, या जो कुछ इन्वेस्टमेंट था इजराइल में उनका, उन कंपनियों ने बाहर निकाल लिया है क्योंकि इजरायली कंपनियों का बायकॉट हो रहा है, इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट हो रहा है। और दुनिया की जिस कंपनी में भी किसी इजरायली का, किसी यहूदी का शेयर है, उन कंपनियों का भी बायकॉट हो रहा है। तो नुकसान को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े देशों ने इजराइल से इन्वेस्टमेंट को
निकाल लिया। अब इस मौका पर इंडिया वहां इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब देख सकते हैं तस्वीर में, एक तरफ भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मौजूद हैं और दूसरी तरफ इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर बेजालील स्मोट्रिच मौजूद है और दोनों एक एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस एग्रीमेंट के बारे में लिखा कि इसकी वजह से भारत, यानी इस एग्रीमेंट में बात मौजूद है कि इंडिया इजराइल में इन्वेस्टमेंट करेगा और उसकी वजह से इजराइल की मईशत का फ़ायदा होगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडिया और इजराइल के रिश्ते और ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। और ये कोई पहली मरतबा इस तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई तरह का एग्रीमेंट हुआ। इंडिया का इस तरह का माहिदा इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात और उज़्बेकिस्तान के साथ था, लेकिन अब इजराइल के साथ भी इंडिया ने इस तरह का माहिदा किया है और इजराइल पूरा चलता है अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि इंडिया अमेरिका की धमकियों के बावजूद अमेरिका की बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहा है, अमेरिकी खेमे में जा रहा है और अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज कर रहा है। अमेरिका इंडिया की जगह पाकिस्तान को वैल्यू दे रहा है और भारत की जो सरकार है इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। दोनों मुल्कों में तिजारत भी बढ़ती जा रही है। 2024 में इंडिया और इजराइल के बीच में जो तिजारत हुई है तो वो 5 अरब डॉलर की तिजारत रही और उसमें ज़्यादातर जो सामान है वो इजराइल से अमेरिका आया है, क्योंकि इंडिया में डिफेंस का जो भी कुछ है वो इजराइल देता है, खेती से ताल्लुक़ जो सामान है वो भी इजराइल से आता है, दूसरा प्रोडक्ट भी इजराइल से ही इंडिया में आता है और इंडिया से ज़्यादा कुछ इजराइल नहीं जा पाता। ख़ासतौर पर डिफेंस के मामले में इजराइल भारत का चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है। तो भारत का जो पैसा है, भारत की जो इकनॉमी है, उससे इजराइल की सिचुएशन अच्छी हो रही है और ख़ासतौर पर एक मुश्किल घड़ी में जब इजराइल पर हमले हो रहे हैं, इजराइल में किसी का फ्यूचर महफूज नहीं है। जब ईरान और इजराइल के दरमियान 12 दिनों की जंग हुई थी तो कई वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया भारतीय शहरियों की इजराइल में कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, उनको छुपने की जगह तक नहीं दी गई, कुत्तों के बराबर भी उनको मकाम और मर्तबा नहीं दिया गया। उस इजराइल के साथ इंडिया रिश्ते बढ़ा रहा है और इंडिया में भी इस रिश्ते पर फख्र महसूस किया जा रहा है। अनभक्त खूब तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या अमेरिका का भारत को जलील करना तुम्हें पसंद है? अभी हाल ही में देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया तो इंडियन मीडिया का अंदाज बदल गया, प्रेजेंटेशन का तरीक़ा बदल गया और इंडियन मीडिया ने कहा कि इंडिया, चीन और रूस मिलकर दुनिया को सबक सिखा सकते हैं, अमेरिका को घुटनों पर ला सकते हैं। कुछ लोगों की भी हेडलाइन थी कि इन तीनों को एक साथ देखकर ट्रम्प बिल्कुल डर गए हैं। कुछ टीवी चैनलों ने तो ये टाइटल लिख दिया कि ट्रम्प बेहोश हो गए हैं, उनके ठिकाने, उनका जो होश है वो ठिकाने नहीं रहा, उनकी नींद हराम हो चुकी है। कुछ ने यह भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिलते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इससे पहले इन लोगों की हेडलाइन ये होती थी कि जब मोदी और ट्रम्प मिलते हैं तो पूरी दुनिया में बिजली कड़कती है, चमक पैदा होती है। किसी ने यह कहा कि जब नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक साथ आ जाएंगे या एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका घुटनों पर आ जाता है। और जब अच्छा मौका था कि तीनों एक साथ आ गए हैं, अभी हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ चीन में, वहाँ सारे ममालिक मौजूद थे। एक एक पल को शेयर किया गया कि अगर देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी कार में बैठे हैं तो इस तस्वीर को सभी ने शेयर की। गौरव भाटिया ने एक तस्वीर शेयर की कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक साथ थे और कहा कि बहुत सारे लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी। तो जब आप चीन के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रहे हैं, अमेरिका को आप सबक सिखाना चाहते हैं, तो फिर आप अमेरिका के ही एक पार्ट को, अमेरिका के ही कह लीजिए कि स्टेट को क्यों इस तरह की वैल्यू दे रहे हैं, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आखिर पॉलिसी क्या है इंडिया की? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या कुछ बच गया है? ये बात समझ से बालातर है और यही वजह है कि पिछले दिनों सुप्रिया श्रीनेट ने चीन, रूस और भारत के रिश्तों को लेकर के अपनी एक वीडियो जारी किया था। आप इसको सुनिए। जिन्हें भारत लौटकर इस देश को यह बताना था कि चीनी यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ, वो मंच पाते ही रोना रोने लगे। बताना तो दूर, मोदी जी, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है जबरन ठहाके मार के हंसना। आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है किसी के साथ गाड़ी में बैठकर चल देना। आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है कि कोई आपका 10 मिनट इंतजार कर ले। राष्ट्रहित तो परे रख दिया आपने।
असल में तो आपको वापस आकर यह बताना था कि जो आप चीन गए, पहले आप अमेरिका के सामने नतमस्तक थे, अब आप फिर से चीन के साथ गलबैया करने लगे। आप चीन गए ये जानते हुए, और ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलकर जमकर पाकिस्तान का साथ दिया, उसको हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, नेटवर्क दिया, सब कुछ दिया। तो आज देश पूछना चाहता है कि क्या आपने शी जिनपिंग से यह पूछा कि उन्होंने ये पाप क्यों किया? आप कहते हैं सौहार्द बन रहा है अक्टूबर 2024 के बाद से, जब आपकी मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से। किस मुगालते में हैं आप? उस टाइम से और इस बीच चीन ने अतिक्रमण जारी रखा है। चीन हमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है। हमारे जो बफर जोन्स है वो हमारी टेरिटरी में बने हुए हैं। चीन ने अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं दोबारा से मुकम्मल करी है। और असलियत यह कि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन ने अरुणाचल के गांवों के नाम बदले हैं, एलएसी पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लगातार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने से लेकर यूएनएससी की हमारी परमानेंट मेंबरशिप पर अवरोध लगाया है, और हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से यूएन में बार बार रोका है। क्या किया है चीन ने? क्या आपने शी जिनपिंग से ये सारी बातें पूछी? क्या आपने शी जिनपिंग से पूछा कि एक तरफ वो आपसे मिल रहे हैं और एक तरफ वो आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके हाथ भारतीयों के खून से सने हुए हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को इतनी तवज्जो उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे मिल रही है? आइए बात करते हैं रूस की। आपने, आपके भक्त मंडली ने, आप कार में पुतिन जी के साथ कहीं चले गए, उसकी बड़ी चर्चा है। क्या आपने पुतिन जी से पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस ने हमारे पक्ष में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या आपने पूछा कि आप तो हमारे सदाबहार मित्र थे, आपने क्यों कदम खींच लिए, हाथ खींच लिया हिंदुस्तान से? और एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा मोदी जी कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर आपने अपने पूंजीपति मित्रों को तो खूब फायदा पहुंचाया, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं पहुंचा? टैरिफ लगने से जनता नुकसान झेले, लेकिन सस्ते क्रूड का फायदा जनता को ना हो, यह भी बताइएगा। और इन सब के बाद बात करते हैं अमेरिका की, बिकॉज दैट्स द एलिफेंट इन द रूम। अमेरिकन टैरिफ लगा है 50%, दो ही देशों पर लगा है, ब्राजील और भारत पर, बाकी सब पर 19%, 20%, 30% ऐसे लगा है। क्या योजना है आपकी? एक के बाद एक फैक्ट्री में उत्पादन घट रहा है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत जबर प्रहार आने वाला है और आ रहा है, दिख रहा है। आपकी क्या योजना? आप ठहाके लगा के हंस रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं हिंदुस्तान लौटते ही। तो बहुत सारी बातें हैं जो पूछी जाएंगी, क्योंकि ये बातें पूछी जाएंगी कि आसिम मुनीर जैसा आदमी वहां पर क्या कर रहा है। बातें पूछी जाएंगी कि क्या चीन से आपने सवाल पूछे, क्या रूस से आपने सवाल पूछे, और अमेरिका को लेकर आपकी क्या नियत है, क्या नीति है। भक्त तो देखिए अकल से पैदल है, और भक्त तो अगर हमारी टैरिफ डील हो गई होती तब भी मास्टर स्ट्रोक कहते, नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। चीन हमारे जब चीन चले गए आप तब भी मास्टर स्ट्रोक है, ना जाते तब भी मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस देश की विदेश नीति, इस देश का प्रधानमंत्री क्या सोचता है, क्या ये इस देश को जानने का हक है या नहीं है? और बजाय देश को विश्वास में लेकर देश से संवाद करने के, आप मंच पाते ही रोने लगे। कितने रोंदू हैं आप भाई? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कर्तव्य है आपके। इस देश के तमाम राज्य बाढ़ से ग्रस्त है, पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप क्या करने की सोच रहे हैं? विदेश नीति तो विफल है, घरेलू आय पर तब विफल है, और यहां पर आकर आप ड्रामेबाजी करते हैं। मोदी जी कुछ सीखिए इंदिरा जी जैसे लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से, जिनको आप याद करते नहीं थकते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, बाकी सब उसके बाद। ये गलबैया करना, ठहाके लगा के हंसना, किसी की गाड़ी में बैठ जाना, ये विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति का मतलब है हिंदुस्तान का हित सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सारी बातें उसके बाद है। लेकिन आप वो करने में एक बार फिर विफल रहे हैं। असीम मुनीर का होना, पाकिस्तान को तवज्जो मिलना, ये सब आपकी विफलता की निशानियां हैं।
सच्चाई यही है कि अमेरिका ने हमेशा वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर भारत को धोखा दिया है और इसी तरह इसराइल ने भी भारत को धोखा दिया है, क्योंकि इसराइल हमेशा अमेरिका की बात मानेगा, न कि इंडिया की बात मानेगा। लेकिन ये अलग अलमिया है कि इंडिया हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है, अमेरिका से बार बार धोखा मिलने के बावजूद भी। आपको याद होना चाहिए, अभी ताज़ा मामला है, जब ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिनों की जंग हुई तो इंडिया एक तरह से इसराइल के साथ खड़ा था, ईरान के साथ नहीं। अभी हाल की बात है या कल की बात है कि कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया। दुनिया के कई बड़े देशों ने कतर पर इजराइल के हमले की मजम्मत की है। कतर के इंडिया के साथ भी गहरे रिश्ते हैं, लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली कतर पर इजराइल के हमले की मजम्मत नहीं की है, इसको कंडम नहीं किया है। जबकि फ्रांस ने कंडम किया है, जो यूरोपियन यूनियन में शामिल है और हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता रहा है। यूनाइटेड नेशन ने भी कंडम किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा कि कतर पर हुए हमले का मुझे अफसोस है, कतर पर हमला नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने ऑफिशियली कंडम नहीं किया है क्योंकि हमास के दफ्तर पर हमला था, लेकिन कम से कम कतर के साथ रिश्ते का अमेरिका ने भी ये ख्याल रखा। लेकिन इंडिया ने इतना भी नहीं किया। महज क्यों? क्योंकि इसराइल ने हमला किया। तो इसराइल के साथ इंडिया का जो रिश्ता है समझ से बालातर है। हालांकि इंडिया वो मुल्क है कि जब 1948 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की सरजमीन इजराइल के हवाले कर दी, फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, तो भारत ने इजराइल के ख़िलाफ़ वोट किया और भारत ने फ़लस्तीन की तकसीम को मंजूर नहीं किया था। और 1992 तक भारत और इजराइल के दरमियान सफारती रिश्ता भी बहाल नहीं हुआ। 1950 में मुंबई में इजराइल का सिर्फ एक कौंसिल खाना खुला था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 1992 में बाज़ाब्ता भारत और इजराइल के दरमियान सफारती रिश्ता कायम हुआ। उसके बाद 1999 में जब कारगिल की जंग हुई तो उस जंग के मौका पर इजराइल ने हर तरह की भारत को मदद की और रिश्ता बेहतर हुआ। उसके बाद साल 2003 में पहली मर्तबा इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन ने हिंदुस्तान का दौरा किया। उसके बाद भारत के किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल का दौरा नहीं किया। साल 2017 में नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया। फिर अगले साल बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का दौरा किया और रिश्ते लगातार बढ़ते रहे। अभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई तो ड्रोन और कई सारी टेक्नोलॉजी के जरिए इसराइल ने भारत की मदद की और अब इंडिया इसराइल के साथ रिश्ते यहाँ तक बढ़ा चुका है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जब वोटिंग होती है मसले फ़लस्तीन पर तो इंडिया गायब हो जाता है, यानी इंडिया वोट नहीं करता है। और इंडिया के गायब होने का मतलब है इजराइल की पॉलिसी को समर्थन करना, इजराइल को सपोर्ट करना। उससे पहले इंडिया का हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी जनरल असेंबली में मसले फ़लस्तीन पर वोटिंग हुई है तो इंडिया ने फ़लस्तीन की हिमायत में और इजराइल के ख़िलाफ़ वोट किया है। अब ये बात समझ से बालातर है कि एक तरफ अमेरिका भारत को जलील कर रहा है और इंडिया ने भी इस बात को महसूस कर लिया है कि अमेरिका इंडिया का नहीं हो सकता, धोखा देने वाला देश है और इसलिए इंडिया चीन के साथ रिश्ते बेहतर कर रहा है, इंडिया रूस के साथ रिश्ते को बेहतर कर रहा है और दूसरी तरफ इंडिया इजराइल के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ चीन है, अमेरिका के ख़िलाफ़ रूस है, इसी वजह से चीन भी इजराइल के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट जारी करता है, इसी वजह से रूस भी इजराइल के ख़िलाफ़ रहता है। चीन ने ईरान और इजराइल की लड़ाई में ईरान को सपोर्ट किया, इजराइल को सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्या चीन को ईरानियों से मोहब्बत है या चीन को मुसलमानों से मोहब्बत है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि चीन का ईरान को सपोर्ट करने का मकसद यह था कि इजराइल अमेरिका का एक पार्ट है, या रूस का ईरान को सपोर्ट करने का और इजराइल को सपोर्ट ना करने का जो एजेंडा था वह था कि इजराइल अमेरिका का पार्ट है। इजराइल को सपोर्ट करने का मतलब है अमेरिका से। तो अमेरिका की लड़ाई में अमेरिका की वजह से चीन और रूस ईरान के साथ खड़े रहते हैं, न कि इजराइल के साथ। इसी तरह जब अब अमेरिका भारत के साथ नहीं है तो भारत को भी रूस और चीन से तो कुछ सीख ही लेनी चाहिए। ये बातें या तज्जिया मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके इसराइल बना हुआ है, इसराइल लगातार गज़ा पट्टी में जेनोसाइड कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। इस वजह से भारत को इसराइल के साथ रिश्ता बेहतर नहीं बनाना चाहिए, भारत को इसराइल के साथ नहीं देना चाहिए। ये तो दूसरा मामला है। लेकिन जो अभी मौजूदा सरकार की पॉलिसी है कि अब अमेरिका से रिश्ते को कम करना है और चीन के साथ हजार लड़ाइयों के बावजूद उसके साथ रिश्ते को बेहतर बनाना है। चीन ने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद चीन की तरफ दोस्ती का इंडिया ने हाथ बढ़ाया, तो फिर
चीन से सबक सीखते हुए इंडिया इजराइल से दोस्ती ख़त्म क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ये मसला भी ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स का मसला है। भारत की तारीख़ रही है फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की, और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि मुश्किल घड़ी में अब भारत फ़लस्तीन के साथ खड़ा ना होकर इजराइल के साथ खड़ा रहता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक QR कोड मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। 99 या 299 कोई भी एक प्लान ज़रूर लीजिए और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।